Hi everyone, कैसे हैं आप सब? I hope all of you all are doing absolutely good. A big welcome to all my dear CMA Intermediate students here on this channel. अभी आपने CMA Intermediate से रिलेटेड इस चैनल पे कुछ नोटिफिकेशंस देखी होंगी एंड कुछ ABC एनालिसिस देखे होंगे जिससे कि आपको एटलीस्ट चैनल का रेफरेंस समझ में आ गया होगा कि इस चैनल पे आपको बहुत सारी अपने प्रोफेशनल कोर्स से रिलेटेड हेल्प्स जो है वो मिल सकती हैं एंड आपके प्रोफेशनल करियर में किस तरीके से आप आगे एक्सीड कर सकते हैं उससे रिलेटेड आपको काफ़ी यहाँ पे हेल्प मिल सकती है. आई एम योर मेंटोर, योर फ्रेंड, योर गाइड CMA विस्मिता सूद एंड यहाँ पे मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस फॉर द CMA फाइनल पेपर नंबर 17 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट ऑलरेडी काफ़ी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे. बहुत अच्छे मेरे अमेजिंग से रिजल्ट्स आए हैं जिसमें कि पीपल आर एक्चुअली स्कोरिंग मोर देन 70 और मिनिमम exemption and few of you also got around 55 marks, which is amazing. So here I am after a lot of requests from all my dear CMA intermediate students for revision videos for their subjects as well. तो यहाँ पे अब हम शुरू कर रहे हैं CMA intermediate का पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग की रिविजन वीडियोस, जहाँ पे कि आपको चैप्टर की शॉर्ट वीडियोस मिलेंगी. ये सारे हैंड रिटन नोट्स जो भी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे अभी आप देखेंगे, वो सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो स्ट्रिक्टली एज पर योर इंस्टीट्यूट्स मॉड्यूल बने हैं एंड देयर आर मेनी प्लेसेस जहाँ पे आपको डायरेक्ट इन बिटवीन नोट्स अपने इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल का ही स्क्रीनशॉट अटैच किया हुआ दिखेगा, विच इज़ बिकॉज इंस्टीट्यूट ने कहीं पे कोई चीज़ ऑलरेडी बहुत ही क्रिस्प लैंग्वेज में लिखी है, कोई डिफ्रेंशिएटर्स हैं, कुछ ऐसे डायग्राम्स हैं या फिर कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन है जो कि बिल्कुल वेल रिटन है, बहुत ही क्रिस्प है, तो वो वहीं से ही हमने जो है वो यहाँ पे अपने नोट्स में अटैच की है. अदरवाइज ये सारे नोट्स हैंड रिटन है एंड दीज आर स्ट्रिक्टली as per your study material because we should never forget that we need to follow our study material as well. आप कहीं से भी कोचिंग ले, कोई भी आपको न्यू बुक्स मिले, बट इंस्टीट्यूट की जो मॉड्यूल है लाइक आई ऑलवेज से इज जस्ट लाइक अ बाइबल, कि वो हमें छोड़नी नहीं, हमारी होली बुक है एंड जो भी चीज़ें उसमें दी गई हैं उसमें से हम फिर वही एनालिसिस करते हैं कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, क्या हम स्किप कर सकते हैं, बट मेजरली हम जो है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के आसपास ही अपना सारा कोर्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं. मेरे नोट्स जितने भी आप हैंड रिटन यहाँ पे देख रहे हैं फॉर योर लेवल और ईदर फॉर द फाइनल लेवल एज वेल, सब के सब जो है वो सिर्फ और सिर्फ CMA स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूट वहाँ से ही बने होते हैं. तो अब यहाँ पे हमारे पास CMA इंटरमीडिएट का ये जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग. अब हम कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड जो है चीज़ें पढ़ने वाले हैं यहाँ पे. चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, अपना आज का रिविजन विच इज फॉर चैप्टर नंबर 1 दैट इज कॉस्ट एंड इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग. सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं ये बता दूं कि ये जो चैप्टर है आपका ये बहुत ज़्यादा वेटेज जो है एग्जाम में वो यहाँ पे कॉस्ट शीट जो मेजरली प्रिपेयर करनी होती है, या फिर अगर आपने कोई भी कोई कॉस्ट निकालनी है उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है चैप्टर का, वो फिर भी क्वेश्चंस जो है पुटअप किए जाते हैं. थ्योरी के क्वेश्चंस में यहाँ से थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पुटअप किया जाता है. तो ये बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी कि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट मैं ये भी नहीं कहूँगी कि कुछ भी नहीं आता यहाँ से आपको फेयरली अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने का वो सब चीज़ें आपकी आ जाती हैं एंड साथ ही साथ में आपको थियोरेटिकल में भी बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प होगी. कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो आपको हमेशा याद रखने होते हैं, उसके बाद तो आपका पूरा कोर्स जो है वो बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि आपने सिर्फ वही 2-4 चीज़ें हैं जो याद रखनी है, उसके बाद फिर आप अपने वर्ड्स में उनको फ्रेम करके जो है वो लिख सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो एक बहुत सिंपल चीज है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है. पूरे चैप्टर में अब आप आपके फाउंडेशन लेवल आप क्लियर करके आए हैं, आपने ऑलरेडी कॉस्टिंग थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, उसी को थोड़ा ब्रश अप करते हैं और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप बनने जा रहे हैं. तो उसकी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पता होना. तो ये वो वैसे ही आपका करिकुलम फ्रेम है कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन जो है वो एक ब्रीफ हर चीज़ का जो है
वो लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास किस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल रहती है। कभी भी एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम इंफॉर्मेशन जो होती है हमारे पास, वो फाइनेंशियल होती है, नॉन फाइनेंशियल होती है, एंड एक ऐसी मिक्स होती है जिसके अंदर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, समथिंग रिलेटेड टू मनी, प्रॉफिटेबिलिटी, कॉस्टिंग, या फिर नॉन फाइनेंशियल विच इज नॉट इन न्यूमेरिकल टर्म्स, नथिंग रिलेटेड टू योर नंबर्स, नथिंग रिलेटेड टू सेल्स, नथिंग रिलेटेड टू कॉस्ट, कुछ भी जो इस तरीके का नहीं है, जो कि फाइनेंशियल नहीं है, दैट एवरीथिंग कम्स अंडर नॉन फाइनेंशियल। एंड एक आपके पास होता है कॉम्बिनेशन फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में हमारे पास प्रिसाइसली दो तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो हमने यहाँ पे लिखी है। कौन कौन सी? एक कॉस्ट की इंफॉर्मेशन और एक अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। जो दूसरी बाकी जितनी भी कॉस्ट को छोड़ के जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो सारी हमने अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर डाल दी है। कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे क्या हुआ? कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली ड्यूरिंग दी इमर्जेंस ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 बहुत ज्यादा इस कॉन्सेप्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग की बहुत एक अच्छी हाइप, बहुत ही अच्छी एक हाईलाइट हुआ था ये कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट जो है वो थोड़े से वेपन्स वगैरह के लिए किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे थे, मेजरली कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, की एक सर्टेन अग्रीड रेट था प्रॉफिट का, कि इतना हम जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा उस पर इतना हम प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज ऐड करके, इतना फेयर इनफ, जैसे हम नॉर्मल कॉस्ट प्लस मार्जिन करते हैं उस तरीके से हम जो है आगे ये इस चीज को लेंगे। तो डिफेंस के जितने भी एक्सपेंडिचर्स थे और हमारे वही मिलिट्री से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर्स है उसमें गवर्नमेंट जो है वो इसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो है उस टाइम पे देने लगी थी। तो ये बेसिक एवोल्यूशन है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कि तब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो इस कॉन्सेप्ट ने गेन करी थी। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्टिंग क्या होती है? बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? जो भी चीजें हम देखते हैं, हम एक कोई भी स्टैंडर्ड सेट करते हैं, कोई कॉस्ट निकालते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, या फिर एक पर्टिकुलर कोई भी, अगर हम एक सर्विस बेस्ड कंपनी है तो एक सर्विस को रेंडर करने की, या फिर कोई गुड्स को प्रोड्यूस करने की। हम हमेशा गुड्स के साथ प्रोड्यूस वर्ड यूज करते हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करते, सर्विसेज वी रेंडर, वी प्रोवाइड। तो सर्विसेज रेंडर करने की या फिर गुड्स प्रोड्यूस करने की जो भी कोई कॉस्ट है, वो सारी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना, एक्यूमुलेट करना, एक्चुअली क्या कॉस्ट है उन पर्टिकुलर चीज को बनाने की वो आइडेंटिफाई करना, देन कोई स्टैंडर्ड सेट करना, कंपेयर करना दोनों के वेरिएंसेस क्या है, जो कि अल्टीमेटली फिर आपकी कॉस्ट कंट्रोल में भी आपको हेल्प करेगा, आपकी कॉस्ट भी बचेगी, क्योंकि आप ये देखोगे कि कहाँ पे डिफरेंसेस आ रहे हैं। अगर 10 रुपीज आपकी किसी चीज को बनाने की फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट आई, तो उसको लगने कितने चाहिए थे, आइडियली कितना लगना चाहिए था उसको बनाने में, उससे आप कंपेयर करोगे, डिफरेंस निकालोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका बजट, अगर आपने एक मेथोडोलॉजी से अगर आपने निकाला, जो कि आप आगे पढ़ेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वगैरह चैप्टर्स में, कि कैसे आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, तो अगर आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया है फॉर एग्जाम्पल फॉर प्रोड्यूसिंग 1 आर्टिकल, तो एक आर्टिकल प्रोड्यूस करने का फॉर एग्जाम्पल आपका लगता है ₹10, जो कि आपने स्टैंडर्ड सेट किया, और आपका एक्चुअली में लग रहा है ₹7, विच मीन्स कि आपने ₹3 की कहीं ना कहीं सेविंग करी है। तो आपकी कंपनी बहुत इफेक्टिव है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है, बहुत अच्छा आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट बहुत अच्छा आप बना रहे हैं, एंड व्हाट्सोएवर। फिर आप अदर नॉन फाइनेंशियल चीजें भी देखेंगे कि क्या वैसे उसका क्वालिटी चेक वगैरह ठीक था नहीं, बट फ्रॉम अ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ कॉस्टिंग पर्सपेक्टिव, यस यू आर डूइंग वेरी गुड, दैट यू नो यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग लेस देन अ स्टैंडर्ड। बट अगर आपका स्टैंडर्ड है 10 रुपीज का, कि आपने जो सेट किया है वो 10 रुपीज का बनना चाहिए, बट आपका बन रहा है 15 रुपीज का, तो ऐसा नहीं कि आपने डिटरमाइन कर दिया 15 रुपीज तो वहीं पे कॉस्ट अकाउंटिंग खत्म हो गई, कि आपको तो बस एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को ही देखना था। नो, दैट इज नॉट द केस। आपने उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को तो निकाला ही है कि आपकी 15 रुपीज आई है, प्लस आपने जैसे स्टैंडर्ड्स के साथ उनको कंपेयर किया है, वेरिएंसेस निकाले हैं। अल्टीमेटली कॉस्ट कंट्रोल में वो सब चीजें आपको वेरिएंसेस हेल्प करेंगी। आपने कहाँ पे कैसे कॉस्ट रिडक्शन करनी है, कहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल करनी है, क्या रीजन थे वेरिएंसेस का, और अल्टीमेटली जो है फिर वो मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। दैट इज ऑल व्हाट इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? वही ये पूरा प्रोसेस, कॉस्ट आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस, वही जैसे कि हम पढ़ते थे कि आर्ट है एंड साइंस है, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑल। तो ये भी एक आर्ट है, साइंस है, जिसमें हम कॉस्ट को एनालाइज करते हैं, प्रोसीजर्स लगाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के इंस्टीट्यूट ने प्रिंसिपल्स सेट किए हैं कि किस तरीके से क्या होना चाहिए, तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए आगे हमने वो चीजें निकालनी है। दैट विल हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, दैट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी। और कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग बेसिकली एक एडजेक्टिव है जो कि हम यूज करते हैं
कि अपने की कोई भी मेथड के साथ, फॉर एग्जांपल जैसे बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल्स, तो इस तरीके की एक एडजेक्टिव है हमारा कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हमने समझा क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी हमने समझा क्या होता है। अब एक बार नोट्स में देखते हैं कि क्या क्या लिखा है, बहुत सारा तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, अब देखते हैं लिखा क्या क्या है। तो सबसे पहले वही है, इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है हमारे पास जो कि कॉस्ट से रिलेटेड होती है, एंड देन कुछ बाकी जितनी भी है वो सब अदर में आ जाती है। नॉन फाइनेंशियल जो जिसका मनी से कोई है ही नहीं लेना देना। आई एम इन द मिडल ऑफ दिस रिकॉर्डिंग एंड एक्सट्रीमली सॉरी फॉर एनी ऑफ द बैकग्राउंड नॉइजेस दैट you might be having in this video, because there is a lot of construction just going on right next to my place, and I really can't help it at the moment. Please bear in a couple of more videos जब तक इन लोग की कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं हो जाती है। एंड देन कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये हमने अभी देखा। देन हमारे पास आता है इवोल्यूशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इवोल्यूशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा इंपॉर्टेंस कॉस्ट अकाउंटिंग की कब से स्टार्ट हुई थी, वही वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 से हुई थी, जहाँ पे कि हर कंट्री के डिफेंस का एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा जा रहा था, और गवर्नमेंट जो है जनरली कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स ही देती थी, जिसके अंदर की वो कैसे चार्ज करते थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लिया प्लस कोई भी एक रेट ले लिया प्रॉफिट का, कि हाँ भाई इतना जो हमारी कॉस्ट आएगी उस पर इतना, फॉर एग्जाम्पल 10% 12% उतना एग्रीड रेट है हमारे प्रॉफिट का। 3 बेसिक यहाँ पे हमारी डेफिनेशंस हैं जो कि मैंने आपको अभी पहले ही बता दी हैं। अब हम एक बार उनको यहाँ से भी पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट अकाउंटेंसी, देन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड देन कॉस्टिंग। यही 3 अभी मैंने आपको बताई थी। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटेंसी में आपके पास आएगा एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जितने भी कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स है उनकी एप्लीकेशन करनी है। साइंस है, आर्ट है, प्रैक्टिस है किस चीज की, कॉस्ट कंट्रोल करने की, प्रॉफिटेबिलिटी निकालने की, किस चीज के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग की, मैनेजमेंट को आप हेल्प करें डिसीजन मेकिंग के लिए। एंड यूजर कॉस्टिंग, कॉस्ट इन्फॉर्मेशन का जैसे आपने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का हम जनरली पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पढ़ते हैं, आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा, आप 11th-12th में भी करके आए होंगे कि जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है उसके एंड यूजर्स इंटरनल एक्सटर्नल सब होते हैं, बाहर के स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, क्योंकि उनको ये देखना होता है कि कंपनी की क्या ग्रोथ है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, कंपनी कहाँ किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। बट ये जो कॉस्टिंग की इंफॉर्मेशन होती है वो मैनेजमेंट को हेल्प करती है फॉर प्रॉपर एंड बेटर डिसीजन मेकिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? सारी कॉस्ट इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हो, उनको कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे डालते हो, बजट और स्टैंडर्ड सेट करते हो, जिससे कि आप वेरिएंस निकाल पाओ और प्रॉफिटेबिलिटी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। तो कॉस्ट अकाउंटिंग है वही द प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग cost of a particular product or rendering of services, and then setting up some standards so as to compare the profitability and variances thereon. कॉस्टिंग क्या है? ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एडजेक्टिव है, जैसे कि हम हर प्रोसेस के साथ वर्ड लगा देते हैं एडजेक्टिव का, तो प्रोसेस कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, देन वेरिएंस एनालिसिस, सर्विस कॉस्टिंग, तो वो एक तरीके से कॉस्टिंग जो है वो सिर्फ एक एडजेक्टिव है। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या क्या होगा कॉस्ट अकाउंटिंग का, बहुत ही सिंपल सा है। ये अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो सारा का सारा क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रॉफिटेबिलिटी निकालना, बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, कॉस्ट रिडक्शन करना, कॉस्ट कंट्रोल करना, एक कॉस्ट आइडेंटिफाई करना पर्टिकुलर प्रोडक्ट वगैरह की, यूनिट कॉस्ट भी निकालना, ये सब चीजें हैं हमारे बेसिक इसका पार्ट। एक बार देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। देखिए असर्टेनिंग पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जितनी भी तरीकों से सेलिंग प्राइस निकालते हैं वो सारी जनरली जो है वो बेसिस होती है आपकी कॉस्ट पे, कि एटलीस्ट आपका कॉस्ट कितना है उसी के ऊपर तो आप प्रॉफिट ऐड करोगे। प्रॉफिट के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट आप हमेशा ये चाहोगे कि एंड कोई भी बिजनेस जो है वो रन इसीलिए करता है कि आप उससे कुछ प्रॉफिट कमा सके, तो हमेशा एटलीस्ट आपको अपनी कॉस्ट पता होनी चाहिए। जब तक आप कॉस्ट नहीं पता करोगे तब तक आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि कितने में आपने वो चीज को आगे बेचना है। कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प करता है, डिविजन वाइज प्रॉफिट निकालने में भी आपको हेल्प करता है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है जिससे कि बेटर डिसीजन मेकिंग होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज्यादा काम आती है।
स्कोप क्या है जी कॉस्ट अकाउंटिंग का? स्कोप भी आपके पास काफी अच्छा खासा वाइड स्कोप है, जिसके अंदर क्या क्या आता है। आप कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, कॉस्ट को असरटेन करते हैं कि कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट की एनालिसिस करते हैं, वही जैसे मैंने आपको बताया था। ये भी इसके स्कोप में आता है कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया था उस स्टैंडर्ड से आपने एक्चुअल को कंपेयर करना है, जिससे कि फिर आपने डिफरेंसेस, जिसको वेरिएंस बोलते हैं, वो वेरिएंस आपने निकालना है। कॉस्ट को कंपेयर करना है, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव सोर्सेज से आप कॉस्ट कंपेयर कर सकते हैं। कॉस्ट कंट्रोल करते जब वेरिएंस निकालते हैं तो क्यों कर रहे हैं? इसलिए भाई कि अगर आपका कोई कॉस्ट में डिफरेंस है, आपने कॉस्ट किस तरीके से अपनी जो है वो ऑप्टिमाइज करनी है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विद मिनिमम कॉस्ट ही जो है अल्टीमेटली हर एक बिजनेस का गोल है कि वो ऑप्टिमम करे, ऑप्टिमाइज करे अपने सारे रिसोर्सेज को, एंड विद लेस कॉस्ट जो है वो एक बेटर प्रोडक्ट या बेटर सर्विस रेंडर करें। कॉस्ट रिपोर्ट मैनेजमेंट जो है वो अलग अलग काफी लेवल्स पे यूज करता है बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप लेवल वाले ही करते हैं, उनके नीचे जो होते हैं मैनेजर्स हैं, देन सीनियर मैनेजर्स है, देन अब बोर्ड लेवल है, सबके सब जो है वो कॉस्ट की इंफॉर्मेशन को डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से यूज करते हैं। एंड कॉस्ट ऑडिट विच मीन्स कि आप कॉस्ट रिकॉर्ड्स का भी वेरिफिकेशन होता है, जैसे कि फाइनेंशियल ऑडिट होती है, स्टैट्यूटरी ऑडिट जैसे हम बोलते हैं, तो ऐसी कॉस्ट ऑडिट भी जो है वो होती है, एंड वो आप लोग ही हम लोग ही करते हैं, कॉस्ट ऑडिटर्स। देन वी हैव कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है? वही पूरा सिस्टम जो कि एक प्रॉपर एक कॉस्ट को अकाउंट करने के लिए बनता है, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, किन किन तरीकों का सिस्टम होता है? सबसे पहले आपके पास मतलब किस किस तरीके से आप कॉस्ट को रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसमें वो बताया गया है। जैसे हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, जिसके अंदर जितनी भी कॉस्ट आपने ऑलरेडी लगाई है वो सारी की सारी कॉस्ट आप कंसिडर करते हो, दैट इज हिस्टोरिकल। नाम से समझ में आ रहा है हिस्ट्री, जो पास्ट में हो चुका है, तो पास्ट में जितनी भी कॉस्ट आपने इंकर करी है वो सारी कॉस्ट को अगर आप इंक्लूड करते हैं वो होती है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या बोलती है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये बोलती है कि हम पढ़ेंगे कि कॉस्ट भी बहुत सारे टाइप्स की होती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को जनरली हम ओवरहेड्स बोलते हैं। तो जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो सारी तो आप डायरेक्टली पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ही चार्ज करते हैं, और जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है जिनको कि हम ओवरहेड्स बोलते हैं, उनको आप एक एब्जॉर्प्शन रेट के हिसाब से, एक्टिविटी लेवल के हिसाब से उनको एब्जॉर्ब कराया जाए प्रोडक्ट के ऊपर, वो होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ओवरहेड का एक एब्जॉर्प्शन रेट निकलता है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट OAR, वो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हम निकालते हैं, एंड देन उसके बाद हम उस बेसिस पे ओवरहेड्स को आगे उनके प्रोडक्ट के ऊपर एब्जॉर्ब कराते हैं, जो कि आगे अभी हम पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायरेक्ट कॉस्टिंग, जिसका मतलब वही है कि जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है वो सारी की सारी को आप कॉस्ट जितनी भी है उसको आप अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर ही चार्ज कर दे। डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बेसिकली डायरेक्ट कॉस्ट वही होती है जिसको आप डायरेक्टली ट्रेस कर सको एक पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे। अगर आप बता सको कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ही मैंने ये पर्टिकुलर खर्चा किया है, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट। और बाकी जितनी भी कॉस्ट है जो कि एक कंबाइंड लेवल पे खर्चा होती है, जिसको आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे नहीं ट्रेस कर सकते, दैट इज नोन एज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई लेट्स से जैसे अगर कोई आप बेडशीट बना रहे हो, या फिर आप तो जो पर्टिकुलर मटेरियल आप एक पर्टिकुलर काइंड की बेडशीट, जैसे कॉटन बेडशीट्स है, कुछ भी है, तो अगर आप वो बना रहे हो तो उसके लिए अगर आपने कोई मटेरियल लिया है, कॉटन का मटेरियल लिया है या कुछ भी ऐसा लिया जो पर्टिकुलरली उसी बेडशीट बनाने के रेंज के काम आएगा, तो दैट इज अ डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि वो आपने उसी के लिए लिया है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई अगर मतलब सबसे ज्यादा इजी एग्जांपल इनडायरेक्ट मटेरियल का इन जनरल यही होता है, नट बोल्ट। वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए नहीं आते। आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो जो कि टेबल्स, चेयर सब कुछ मैन्युफैक्चर करती है, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि ये पर्टिकुलर नट बोल्ट मैंने इसी के लिए लिया है? ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो कि कॉमनली सबके लिए आ रही है। तो कोई भी ऐसी चीज जो कॉमनली है वो सारी की सारी आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती है। इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया वो, तो वो आपका डायरेक्ट है, और द अदर वन इज इनडायरेक्ट। देन हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आता है। इसके भी हमारे पास कुछ प्रोसेसेस होते हैं। प्री डिटरमाइंड हमारी कॉस्ट होती है, जो कि हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि भाई कितनी कॉस्ट एक्चुअली होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम वेरिएंसेस वगैरह एक्चुअल जब हमारी प्रोडक्शन हो जाती है उसके बाद उससे कंपेयर करके वेरिएंसेस निकालते हैं। देन हमारे पास आता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, जो कि ये कहता है कि सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करो सेम इंडस्ट्री में, जिससे कि बेटर कंपैरिजन हो पाए। यूनिफॉर्म मेथड अगर आप फॉलो करोगे तभी आपका यूनिफॉर्म कंपैरिजन जो है वो पॉसिबल है।
कमिंग टू अकाउंटिंग, जैसे अभी मैंने आपसे बात की, हमारे पास होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये देखिए, ये आपके इंस्टीट्यूट के ही मॉड्यूल से स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच हुए हुए हैं इनके डिफरेंसेस के, कि क्या क्या इनमें डिफरेंसेस होते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में थ्योरी में आ जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपको बताया गया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस। सबसे पहले वही है कि क्यों प्रिपेयर क्यों किया जाता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटीज वो आपको प्रोवाइड करी जाए एक पर्टिकुलर ईयर के लिए, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। और कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है, असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, जिससे कि आप मैनेजमेंट को प्रॉपर डिसीजन मेकिंग वगैरह के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो इसका मेन इंटरनल यूजर्स की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन है। देन ये हम प्रिपेयर करते हैं एज पर कंपनीज एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट। हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स हम जो है वो मेंटेन करते हैं टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट के हिसाब से हम मीट करते हैं, कोई एक एक्ट के हिसाब से नहीं बनाते। ट्रांजैक्शंस क्लासिफाई करते हो, रिकॉर्ड करते हो, और यहाँ पे क्या होता है, क्लासिफाई करते हो, रिकॉर्ड करते हो अकॉर्डिंग टू द पर्पस फॉर विच दे आर इंकर्ड, कि किस तरीके से वो ईयरली बेसिस पे किया आपने। ये आप प्रोडक्ट वाइज भी करते हो, बैच वाइज भी करते हो, देन आप ब्रांच वाइज भी करते हो, तो कॉस्टिंग आपकी उस तरीके से की जाती है। देन हमारे पास आता है कि फाइनेंशियल, ये दिखाता क्या है बेसिकली। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको क्या दिखाते हैं, प्रॉफिट दिखाते हैं पूरे बिजनेस के, और ये आपको प्रॉफिट दिखाता है हर एक प्रोडक्ट पे, हर एक प्रोसेस पे, हर एक ब्रांच पे, जिस भी तरीके से आप चाहो उस तरीके से आपको कॉस्टिंग जो है वो प्रॉफिट, अपने कॉस्ट अकाउंट जो है प्रॉफिट दिखाते हैं। ये एक अकाउंटिंग एक डेफिनेट पीरियड के लिए, जनरली ईयरली बेसिस के लिए हम बनाते हैं, और ये यहाँ पे हम फ्रीक्वेंटली जो है बनाते रहते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि ईयरली बेसिस पे ही बनेगा, जिससे कि हम मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट को मीट कर सके और उनको डिसीजन मेकिंग में फैसिलिटेट कर सके। फिर भले हमें वीकली बनाए, मंथली बनाए, या किसी भी तरीके से बनाए। स्टॉक की वैल्यूएशन, कॉस्टिंग में हम हमेशा कॉस्ट पे करते हैं स्टॉक की वैल्यूएशन, और इसमें AS2 के हिसाब से हम किस पे करते हैं, इन्वेंट्री और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। फाइनेंशियल अकाउंट्स जो है वो हमें एक रिलेटिव एफिशिएंसी नहीं बताते हर एक डिपार्टमेंट की, लेकिन यहाँ पे हमें एफिशिएंसी वगैरह भी पता लगती रहती है, प्लांट की, मशीनरी की, रिलेटिव एफिशिएंसी हमें चीजों की भी इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में पता लगती है। नेक्स्ट डिफरेंसेस आते हैं हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, जिसमें यही है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो जनरली उसके अंदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों पर्सपेक्टिव्स इंक्लूडेड होते हैं, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव इंक्लूडेड होता है। ये एक बेटर डिसीजन मेकिंग में आप लोग को फैसिलिटेट करता है। इसके अंदर आप कॉस्ट भी असरटेन करते हो, कॉस्टिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग में आप कॉस्ट भी असरटेन करते हो, वेरिएंस एनालिसिस भी करते हो, कॉस्ट कंट्रोल भी करते हो। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली जो है वो मोर इंक्लाइंड एंड सोलली, जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है कि वो मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग पे ही मेन जो है वो फोकस करता है, और बाकी आगे की स्ट्रैटेजीज बनाना, आज के टाइम में डिसीजन लेना, फोरकास्टिंग करना, ये सारे डिसीजंस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होते हैं। और यहाँ पे कॉस्ट मेन जो मोटिव है कॉस्ट अकाउंटिंग में, वो फोरकास्टिंग नहीं है या फिर डिसीजन मेकिंग नहीं है, वो एक एड ऑन है, बट मेन क्या है, मेन है फॉर द असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। और वहां पे असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मोटिव जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो यही है कि आप मैनेजर्स वगैरह को, मैनेजमेंट को ऐसी इंफॉर्मेशन दो कि वो आगे जो है वो बेटर डिसीजन ले पाए, फोरकास्टिंग कर पाए। चलिए एक बार पढ़ के देखते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो ये रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग ऑल द डेटा, कॉस्ट का जितना भी है, और इसमें बोथ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो होती है, इंक्लूडेड होती है। कोई क्वांटिटेटिव मतलब वही कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, और ये यहाँ पे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों, तो ये नॉन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल दोनों पर्सपेक्टिव्स को कंसिडर करा जाता है। यहाँ पे वही मेन मोटिव है कॉस्ट को असरटेन करना, यहाँ पे फोरकास्टिंग स्ट्रेटेजीज बनाना, डिसीजन मेकिंग मेन मोटिव है। स्कोप में वो ये कि आप कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स, प्रिंसिपल्स फॉलो और वो सब आता है, और यहाँ पे स्कोप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में है, मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग। और यही जब फाइनेंशियल से आप करोगे कंपेयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, तो सिमिलरली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट है, वहां पे क्या है, डिसीजन मेकिंग। वहां पे क्या है कि क्वांटिटेटिव डेटा मतलब कि फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव ही है, और यहाँ पे फाइनेंशियल एंड वो दोनों है। स्कोप में भी डिफरेंस हो गया। देन आपके
स्कोप में डिफरेंस हो गया, आपके ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस हो गया, आपके किस तरीके आपके मीनिंग में डिफरेंस हो गया कि वहां पे आपका असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट होता है, मीनिंग फॉर द बिजनेस एज अ होल, और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प द मैनेजर्स टेक द बेस्ट डिसीजन एंड हेल्प देम टू मेक द फोरकास्टिंग स्ट्रेटजीज। यही डिफरेंसेस जो है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के भी यहाँ पे दिए हुए हैं, आप ये भी एक बार देख सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स जो कि अब थ्रू आउट हमारी जर्नी ये सारे के सारे टर्म्स जो है वो यूज होंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म क्या होती है, और आगे आने वाले चैप्टर्स में जहां जहां पे जरूरी होगा ये सारे के सारे टर्म्स आपके यूज होंगे, और अब तो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ से ये सारे टर्म्स यूज होंगे, तो यू विल गेट यूज टू ऑल ऑफ दीज। सबसे पहला है कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट का बेसिक मतलब ही क्या होता है? हम कॉस्ट एनालाइज कर रहे हैं, कॉस्ट असरटेन कर रहे हैं, कॉस्ट 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 कॉस्ट। बट व्हाट एक्चुअली इज कॉस्ट? कॉस्ट इज नथिंग बट जस्ट, जो कि आप जैसे आप हिंदी में बोलते हो कि हमने कितना पैसा लगाया कोई भी चीज बनाने में, तो जो भी हमने लगाया वो होती है हमारी कॉस्ट। जो कॉस्ट क्या है? मॉनेटरी टर्म्स में जितना भी चीजें एक प्रोडक्ट को बनाने में या एक सर्विस को रेंडर करने में लगती है वो सारी उसकी कॉस्ट है। हिस्टोरिक कॉस्ट होती है एक होती है इकोनॉमिक कॉस्ट। हिस्टोरिक कॉस्ट का मतलब है वही हिस्ट्री, जो भी कॉस्ट पास्ट में लग चुकी है, जितनी भी कॉस्ट आप लगा चुके हैं वो हो गई आपकी हिस्टोरिक कॉस्ट। वो कि जैसे कि जो भी आपने आउट ऑफ पॉकेट अपने पैसा दिया है वो सारी हो गई आपकी हिस्टोरिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब है एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये कॉन्सेप्ट आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं देखते हैं, बट ये यहाँ पे उस चीज को भी कंसीडर किया जाता है कि कुछ ऐसी आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। आपने कोई अपना पैसा आज यहाँ लगाया है, उसकी अगर आप यहाँ की जगह वो पैसा कहीं और लगाते तो आपको कितना मिलता, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि आपकी आती है इकोनॉमिक कॉस्ट में। तो ये अगर आप ये नहीं चूज करते तो आप क्या चूज करते और वहां से आपको क्या मिलता, दैट इज इकोनॉमिक कॉस्ट। इसमें भी बहुत सारे टाइप्स की कॉस्ट है, जैसे संक कॉस्ट हो गई आपकी, एंड देन इम्प्यूटेड कॉस्ट हो गई। उन सब के बारे में भी अभी हम धीरे धीरे बात करते हैं। ये देखिए, तो इसमें हमारे पास है संक कॉस्ट। कौन सी होती है? वो कॉस्ट जो कि एक्चुअली हम कर चुके हैं, खर्चा डूब चुके जैसे बोलते हैं, तो वो कॉस्ट हम ऑलरेडी इनकर कर चुके हैं एंड अब हमें उसको रेलिवेंट रखना है या नहीं रखना है। वो रेलिवेंट कॉस्टिंग आप पढ़ेंगे आगे जाके, आई थिंक फाइनल में, तब आपको समझ में आएगा कि जो भी कॉस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, खर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसको हम आज डिसीजन लेने के लिए और किसी चीज की कॉस्ट असरटेन करने के लिए नहीं यूज करेंगे, क्योंकि वो रेलिवेंट है ही नहीं। आप उस चीज से आगे कुछ करें या ना करें, वो चीज आप ऑलरेडी खरीद चुके हैं, तो उसका पैसा तो आपका ऑलरेडी डूब ही चुका है, तो वो होती है संक कॉस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आती है इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट का मतलब होता है एक तरीके से एक नोशनल कॉस्ट है कि खर्चा एक्चुअली में हुआ नहीं है, बट ये भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह ही होती है कि अगर होता नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव तो क्या खर्चा उसमें आता, दैट इज इम्प्यूटेड कॉस्ट। देखिए एक बार पहले यही दोनों पढ़ते हैं। इरिवर्सिबली आप ऑलरेडी कर चुके हो खर्चा, तो इसीलिए उसको आप डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं इंपॉर्टेंट कंसिडर करते। इसको इनरिकवरेबल कॉस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये आप ऑलरेडी खर्चा कर चुके हो। इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या हो गई आपकी? वही नोशनल कॉस्ट जिसके अंदर कोई कैश नहीं निकला आपके जेब से, आपकी पॉकेट से कुछ नहीं निकला, बट ये सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के लिए आप यूज करते हैं, और ये बिल्कुल सिमिलर है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह ही, ठीक है। रेलिवेंट कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो कि एक्चुअली किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और यही कॉस्ट होती है जो कि अल्टीमेटली आपको ये बात डिटरमाइन करने में हेल्प करती है कि आपको कोई प्रोडक्ट कितने में सेल करना चाहिए, या फिर कोई भी सर्विस आपने देनी चाहिए तो उसकी एक्चुअली में क्या कॉस्टिंग होनी चाहिए। हम जितने भी सिर्फ फ्यूचर कॉस्ट वगैरह के लिए जब भी डिसीजन लेते हैं उसमें हम वो काम करते हैं जब तक कि वो फ्यूचर में जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए इरेलीवेंट ना हो। अवॉइडेबल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, नाम से ही समझ में आ रहा है जिन भी कॉस्ट को हम अवॉइड कर सकते हैं वो सारी होती है अवॉइडेबल कॉस्ट, और कुछ ऐसी कॉस्ट जो कि हमेशा लगनी ही है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सर्कमस्टांस, वो होती है आपकी अनअवॉइडेबल कॉस्ट। जनरली ये किस तरीके की होती है, जैसे कि जब आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली, अब आप प्रोडक्शन करो मत करो फैक्ट्री का रेंट तो जाएगा ही जाएगा, तो वो अनअवॉइडेबल कॉस्ट है। जब तक आपने वो ले रखी है अब उसका रेंट जाएगा ही जाएगा, आप उसके अंदर प्रोडक्शन करें या ना करें।
नेक्स्ट आपके पास आती है कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट वो कॉस्ट जिसको आप थोड़ा बहुत डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हो मैनेजर की सुपरविजन में आके, और नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो कि किसी भी लेवल पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कुछ बहुत ही छोटी छोटी टर्म्स हैं जो कि आपको आगे अपने सर्विस कॉस्टिंग के चैप्टर में और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। सबसे पहला है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? वो पर्टिकुलर चीज जिसके लिए आपको कॉस्ट डिटरमाइन करनी है। कॉस्ट डिटरमाइन कर रहे हैं इस पेन के लिए, तो ये पेन हो गया कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट डिटरमाइन कर रहे हैं हम, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम, और वो टैक्सी सर्विस के लिए क्या कॉस्ट आएगी, तो वो जो सर्विस है वो हो गई कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो एनीथिंग फॉर विच यू आर एक्चुअली डिटरमाइनिंग द कॉस्ट इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन वेरी सिंपल टर्म्स। जिस भी चीज के लिए आप कॉस्ट को डिटरमाइन कर रहे हैं वो चीज आपकी क्या हो गई? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। आप पेन बनाते हैं, पेन के लिए कर रहे हैं, बेडशीट बनाते हैं, बेडशीट के लिए कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आपको जिस भी चीज के लिए कॉस्ट को डिटरमाइन करना है वो आपका हो गया कॉस्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आपके पास आता है कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है जिस चीज के लिए आपको कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी है उसकी क्या यूनिट है, यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है, और वो आप फिर उसी हिसाब से जो है कॉस्ट को डिटरमाइन करेंगे उन यूनिट्स के हिसाब से। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं सिंपली आपको बोलूं तो जैसे कि अब बनानास जो है वो डजन में आते हैं, लाइक 12 की क्वांटिटी होती है। कुछ चीजें हैं जो केजीज में आती है, मिल्क लीटर में आता है, तो सबका यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट है। तो वो यूनिट अप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप एक अप्रोप्रिएट सेट करते हैं, और उसके बाद उसी के बेसिस पे ही तो आप ले पाएंगे। जैसे कि कॉस्ट पर लीटर आप निकालते हैं, राइट? तो वो मिल्क का या किसी भी लिक्विड का मेजरमेंट हो गया पर लीटर, तो वो उसकी कॉस्ट यूनिट हो गई। कोई भी अगर सॉलिड प्रोडक्ट है तो उसके लिए आप निकालते, जैसे फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स है तो उसके लिए आप निकालते हैं कॉस्ट इन पर केजी टर्म्स। तो कॉस्ट आप निकाल रहे हैं तो वो किस यूनिट पे निकालनी है, दैट इज कॉस्ट यूनिट। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या उस पर्टिकुलर सर्विस की क्या पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो निकालना, एंड उसी के बेसिस पे फिर आगे कॉस्ट निकलेगी, दैट इज कॉस्ट यूनिट। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स में भी दिया है, लेट्स हैव अ लुक एट दीज। कार मैन्युफैक्चरिंग अगर आप करते हो तो कोई भी जो भी आपका पर्टिकुलर ब्रांड होगा कार का, आप उस ब्रांड के लिए पैसा निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे कि वो किस ब्रांड की कार है, उस पर्टिकुलर पर ब्रांड आप पैसा उसका निकालेंगे। सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग है, पैकेट पर पीस ऑफ सिगरेट आप निकालेंगे। बिल्डर है तो पर्टिकुलर बिल्डिंग का है, पर्टिकुलर फ्लैट का आप कॉस्ट निकालेंगे। आप कोई ऑडिट की कंपनी हो तो आप पर चार्जेबल आर अपनी ऑडिट फाइल, अपनी ऑडिट फी जो है वो निकालेंगे। ये होती है कॉस्ट यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट का। ये आप सर्विस कॉस्टिंग में भी देखेंगे, जहाँ पे कि कोई भी कॉस्ट यूनिट जिसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कॉस्ट यूनिट जनरली सर्विसेज में ऐसा होता है, अभी आपने जो भी ऊपर भी एग्जांपल देखे वो सब एक सिंगल सिंगल पार्ट थे, कि जैसे कि ऑडिट है तो वो पर आर की फी निकाल दी, मिल्क है तो पर लीटर निकाल दिया। बट कभी कभी हमें दो कंपोनेंट्स के अंदर इस चीज को आइडेंटिफाई करना होता है। कॉस्ट यूनिट के दो पार्ट्स होते हैं, जैसे अभी पर लीटर एक ही पार्ट है, हर कार का पर ब्रांड एक ही पार्ट है। जब सर्विसेज में जनरली दो पार्ट होते हैं वो हम देखते हैं कैसे, जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट है। कॉम्पोजिट मतलब कॉम्बिनेशन जिसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। तो किस तरीके से आप निकालोगे हॉस्पिटल में जो रेट होगा पर पेशेंट पर डे। तो पर पेशेंट आपने एक निकाला, जो प्रिस्क्रिप्शन होती है डॉक्टर की वो पर पेशेंट की और पर डे की होती है। तो इसमें दो पार्ट आए, पर पेशेंट भी आया और पर डे भी आया। तो पर पेशेंट पर डे दो यूनिट आई कॉस्ट यूनिट, तो ये कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट होती है। ट्रांसपोर्ट में जैसे पर टन पर किलोमीटर, एक टन का 1 किलोमीटर तक का जाने का ये फेयर है। एक टन कहाँ तक लेके जाओगे कि 10 रुपीज है, एक टन 1 किलोमीटर तक लेके जाओगे तो 10 रुपीज है। तो ये दो पार्ट हो गए ट्रांसपोर्ट। अब जैसे अगर पैसेंजर्स का हो रहा है तो पर पैसेंजर पर किलोमीटर, एक बंदे का 1 किलोमीटर जाने का ये फेयर है, राइट? तो ये होते हैं कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट जिसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। सर्विस कॉस्टिंग में आप इस चीज को और ज्यादा देखेंगे अच्छे से। कॉस्ट सेंटर में आपके पास क्या आता है? कॉस्ट सेंटर में जिस भी लोकेशन के लिए, ब्रांच के लिए आप कॉस्ट निकालना चाहते हो वो आपका कॉस्ट सेंटर होता है। कॉस्ट एब्जॉर्प्शन,
कॉस्ट एब्जॉर्प्शन का वही मैंने अभी आपको जब बताया था कि सारी डायरेक्ट कॉस्ट तो आप डायरेक्टली चार्ज कर देते हैं एक पर्टिकुलर कॉस्ट पे, बट जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उनको आप एब्जॉर्ब करते हो। तो ओवरहेड जो हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट को, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आता है एंड देन उसको आप फाइनली जो है वो चार्ज करते हैं अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। रेट ज्यादा या कम हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल आपका जो रेट है उस वो रेट निकालने से जितने ओवरहेड्स आपने एब्जॉर्ब करे एक्चुअल जो है वो ज्यादा आ गए, तो आपने क्या किया है, ओवर एब्जॉर्ब कर लिया। और अगर आपके कम आए तो आपने उस चीज को अंडर एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे जो भी आपका रेट आया है, अगर आपके एक्चुअल ओवरहेड्स जो है वो ज्यादा हो गए ओवरहेड एब्जॉर्ब से, फॉर एग्जाम्पल आइडियली आपने ओवरहेड एब्जॉर्ब करने थे 60 रुपीज के और आपने एब्जॉर्ब कर लिए 100 रुपीज के, तो आपने ज्यादा कर लिए एब्जॉर्ब, तो एक्चुअल ज्यादा हो गया, दैट इज ओवर एब्जॉर्प्शन। और सिमिलरली अगर मैं इसको उल्टा कर दूं कि आपने एक्चुअली एब्जॉर्ब करने थे 100 और आपने करे हैं सिर्फ 60, तो आपने कम एब्जॉर्ब किए, तो वो हो गया आपका अंडर एब्जॉर्प्शन। चलिए एक बार इस चीज को एक एग्जांपल से समझ के देखते हैं। ये देखिए, ये आपके इलस्ट्रेशन का ही एग्जांपल है, आई मीन आपके मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन है। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये बोल रहा है कि डेटा है MNQ कंपनी का, जिसके अंदर मशीन की डिपार्टमेंट है एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट है। ये बजटेड डेटा है पूरा ऊपर का, इस पे ध्यान देंगे क्योंकि हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बजट के बेसिस पे निकालते हैं और एक्चुअल से फिर हम उसको कंपेयर करेंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड कह रहे हैं, ओवरहेड्स है 3,40,000 और वहां पे है 1,20,000। मशीन आवर्स कितने लगे वो आपको बजटेड बता रहे हैं, 1,70,000 एंड 4,200। और डायरेक्ट लेबर आवर्स जो है वो यहाँ पे लगे 16,500, वहां पे 40,000, क्योंकि फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, लेबर ज्यादा लगेगी, मशीन कम लगेगी। एक्चुअली इंकर्ड हुए हैं 3,60,000 और वहां पे 129,400। एक्चुअल मशीन आवर्स लगे हैं 150 और 3,900 और एक्चुअल डायरेक्ट लेबर जो है वो लगी है 18,290 और 44,100 की। कंपनी की पॉलिसी क्या है एक बार ये देखिए, मशीन आवर रेट यूज करना है एब्सॉर्ब करने के लिए प्रोडक्शन ओवरहेड इन मशीनिंग डिपार्टमेंट। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे कि मशीन आवर का रेट आपने लेना है मशीनिंग डिपार्टमेंट के लिए। ये जो है हमारा नंबर 1 मशीनिंग डिपार्टमेंट, इसके लिए हमने लेना है मशीन आवर का रेट। एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट ज्यादा लेबर इंटेंसिव है, तो इसीलिए लेबर आर ले रहे हैं एज मोर अप्रोप्रिएट ओवरहेड एब्सॉर्प्शन रेट फॉर फिनिशिंग डिपार्टमेंट। तो हमने अभी तक ये देखा कि मशीन आर रेट हमने लिया है मशीन के डिपार्टमेंट के लिए और लेबर आर रेट हम लेंगे फिनिशिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड एब्सॉर्प्शन रेट निकालने के लिए। अब हमें ये देखना है कि अंडर एब्सॉर्प्शन हुआ है या फिर ओवर एब्सॉर्प्शन है। चलिए एक बार ये पूरा क्लीन करते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालेंगे। अब हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यहाँ पे मशीन का चाहिए, तो जितने भी हमारे ओवरहेड्स हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे मशीन आवर्स से, जिससे कि हमें मिल जाएगा हमारा मशीन का रेट। मशीन का रेट हम इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 3,40,000, उसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे जब 1,70,000 से, तो ये हमारा मशीन का रेट निकल आएगा। आई होप एवरीवन इज विद मी एंड सबको समझ में आ रहा है कि हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालें। जो ओवरहेड्स है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं मशीन आवर से, कि हमें ये पता लगे कि पर आवर कितना ओवरहेड का रुपीज है जो कि हमें लेना है। सिमिलरली अब पे चलो पहले एक ही का करते हैं। यहाँ पे जब हम मशीन आर रेट पहले एक ही का निकालते हैं, दूसरे का हमें मशीन आर रेट क्या हमें निकालना है नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने मशीन आवर्स की जरूरत है ही नहीं, यहाँ पे हमें लेबर आवर्स से निकालना है, क्योंकि उन्होंने बोला था ना कि फिनिशिंग डिपार्टमेंट में लेबर से निकलेगा। तो यहाँ पे हम 120 को डिवाइड करेंगे 40,000 से, ना कि 4,200 से। ये यहाँ पे किसी भी काम की इंफॉर्मेशन नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे ये लेबर की इंफॉर्मेशन किसी भी काम की नहीं है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे, तो जो हमारा यहाँ पे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का रेट आएगा वो आया है ₹2 पर मशीन आवर एंड ₹3 पर लेबर आवर। यहाँ पे देखिए हमने 3,40,000 को डिवाइड किया है 1,70,000 से, तो हमारा आया है ₹2 एक मशीन आवर का, और यहाँ पे एक लेबर आवर का ₹3। अब एक्चुअली ओवरहेड्स कितने एब्जॉर्ब हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास कितने आवर्स थे,
हमारे पास 1,50,000 आवर्स जो है वो मशीन आवर्स एक्चुअली यूज हुए हैं। तो 1,50,000, ये देखिए ये एक्चुअल ओवरहेड्स है। हमें ये देखना है कि अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है या ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है। हमने अभी पहले बजट से रेट निकाला, उसके बाद ये हमारे एक्चुअल मशीन आवर्स है। तो 1,50,000 आवर्स है और ₹2 एक आवर का है, तो कितने रुपीज हो गए? 3 लाख रुपीज हो गए। सिमिलरली यहाँ का जो रेट है उस पे एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 44,100। तो यहाँ पे कितने ओवरहेड्स की कॉस्ट आ गई, वो कॉस्ट निकालेंगे। तो 1,50,000 इंटू 2 हमारा होता है 3 लाख रुपीज, और वहां पे 44,100 हमारा था, जिसको हमने ₹3 हमारा निकला ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का, जिससे कि टोटल होता है 1,32,300 रुपीज। अब एक्चुअली में कितना खर्चा हुआ? एक्चुअल ओवरहेड्स क्या हमें दिए? जी बिल्कुल दिए। एक्चुअल ओवरहेड्स हमें दिए 3,60,000 मशीनिंग डिपार्टमेंट में। 3,60,000 हमने एक्चुअली में करे हैं ओवरहेड एब्जॉर्ब, और वैसे एब्जॉर्प्शन रेट के हिसाब से कितने होने चाहिए थे? कितने होने चाहिए थे? 3 लाख होने चाहिए थे। तो ये जो हमारा 60,000 का वेरिएंस है, ये क्या है? हमारे एक्चुअल जो है वो ज्यादा हुए हैं, तो जो एब्जॉर्ब ओवरहेड है वो एक्चुअल से कम है, तो हमारा अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है। और यहाँ पे अगर आप फिनिशिंग डिपार्टमेंट में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 129,400 एक्चुअल था, तो यहाँ पे ओवरहेड जितने हमने एब्जॉर्ब किए हैं वो ज्यादा है एक्चुअल से, तो ये हमने यहाँ पे ओवरहेड ज्यादा एब्जॉर्ब कर दिए हैं, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा ओवर एब्जॉर्प्शन। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है। पहले हमने जो है वो एक स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब रेट निकाला और एक्चुअल ओवरहेड से कंपेयर किया। अगर एक्चुअल हमारा ज्यादा है तो हमारा अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है, क्योंकि हमने एक्चुअली ज्यादा एब्जॉर्ब करा है बट हमने वहां पे कम दिखाया है, तो हमने अंडर एब्जॉर्ब करा है। 3,60,000 एक्चुअली में ओवरहेड एब्जॉर्ब होने चाहिए थे, हमने सिर्फ 3 लाख ही करे, तो इसीलिए हमारा एक्चुअल ज्यादा है, तो ये गलत है, तो ये अंडर एब्जॉर्प्शन है। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा केस है जहाँ पे कि हमने एब्जॉर्ब जो है वो ज्यादा कर लिया है, क्योंकि हमारा एक्चुअली एब्जॉर्ब कितना होना था? सिर्फ 129,400 ही होना था, तो यहाँ पे हमारा अंडर एब्जॉर्प्शन का केस आया है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ये हमारे वही एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है कि कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। जो डायरेक्टली मटेरियल है, लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जितने भी हम डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट, वो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है। और मटेरियल की, लेबर की, और जितने भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट जितने भी एक्सपेंसेस हैं, अगर हम उनको नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, डायरेक्टली ट्रेस कर सकते टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट, वो सारे हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट है, दैट इज द इनडायरेक्ट, जिसको हम की ओवरहेड्स का भी नाम देते हैं। ये देखिए, प्राइम कॉस्ट हमारी होती है सारी डायरेक्ट कॉस्ट को मिला के, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट ओवरहेड्स सबको मिला के जो हमारी कॉस्ट होती है, दैट इज दी प्राइम कॉस्ट। अब ये यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अच्छा, ये भी कभी कभी थ्योरी में आ जाता है, एमसीक्यू में आ जाता है कि किस तरीके से हम कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं। कुछ हमारे पास ये बेसिस है, इन बेसिस पे हम कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं। चीज वही है, बट आप किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं उसके हिसाब से उसका नाम और उसकी ग्रुपिंग जो है वो बदल जाती है। जैसे अगर आप नेचर ऑफ एक्सपेंस के हिसाब से उसको क्लासिफाई करते हैं तो वो मटेरियल है, लेबर है और एक्सपेंस है, ये तीन चीजें हमारे पास आती है। अगर आप ट्रेसेबिलिटी, कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे आप ट्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जो हम अभी तक मैं भी बोलती हुई आई हूँ, अगर आप ट्रेस कर सकते हैं डायरेक्टली तो वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट हो गई, फिर वो भली मटेरियल की डायरेक्ट कॉस्ट हो, लेबर की डायरेक्ट कॉस्ट हो या एक्सपेंस की डायरेक्ट कॉस्ट हो। अगर आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे कि हाँ ये इसी की है, देन इट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जितना भी है सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो जो कि आप डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे ट्रेस नहीं कर सकते। एक्सपेंस के नेचर के हिसाब से मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड्स है। मटेरियल मतलब वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्ट, उस मटेरियल की कॉस्ट जो कि यूज किया जाता है प्रोडक्शन में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के या फिर सर्विसेज को रेंडर करने के लिए, जिसके अंदर के आप उसके ट्रेड डिस्काउंट वगैरह सब हटा के एक्चुअल जो आपको कॉस्ट पड़ी वो होती है आपकी मटेरियल की कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब है वो लेबर की कॉस्ट जो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में या उस सर्विस को रेंडर करने में लगी है। एक्सपेंसेस
जितने भी कॉस्ट अदर देन मटेरियल एंड लेबर है वो सारी एक्सपेंसेस में आ जाती है। ये है नेचर ऑफ एक्सपेंस के हिसाब से 3 क्लासिफिकेशन। देन नेचर ऑफ ट्रेसेबिलिटी टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से डायरेक्ट कॉस्ट होती है या इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। डायरेक्ट कॉस्ट जो कि डायरेक्टली ट्रेसेबल है टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जैसे डायरेक्ट मटेरियल मैंने बताया आपको कि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो चीज आई है जो कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये पर्टिकुलर इसी लेबर, ये पर्टिकुलर लेबर जो है ये यही बेडशीट बनाने में लगे, तो वो भी डायरेक्ट लेबर। कोई भी पर्टिकुलर ऐसा एक्सपेंस आपने किया, कोई स्पेशल टाइप का जैसे कि कोई स्पेशल डिजाइन की कोई चीज आपने बनाई है कस्टमाइज करके जो कि स्पेशली उसी प्रोडक्ट पे लगेगी, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस से पता है कि हाँ भाई ये इसी प्रोडक्ट के लिए खर्चा हुआ है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। और जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल है जो कि जैसे सारी की सारी मशीनरी है, जो भी कुछ है जो कि सबके लिए कॉमनली यूज हो रहा है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे नहीं आप उसको ट्रेस कर सकते हो, वो सारा इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर में आपकी आ जाएगी सुपरवाइजर की सैलरी। अब कोई फैक्ट्री की अगर बंद करता है वॉचमैन वगैरह, तो वो किसी पर्टिकुलर एक आइटम का तो नहीं है, वो पूरी फैक्ट्री का है, तो वो सुपरवाइजर की सैलरी, मैनेजमेंट के खर्चे, वो सब आपके इनडायरेक्ट में आ जाएंगे। देन आपके पास नेक्स्ट आता है बाय फंक्शन। फंक्शन के हिसाब से कॉस्ट कैसी हो सकती है, प्रोडक्शन की कॉस्ट हो सकती है जिसके अंदर जो भी प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है वो आ गई। एडमिन के कॉस्ट में आपके जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे आ गए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपके प्रोडक्ट को सेल करने के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के कॉस्ट आ गए। रिसर्च और डेवलपमेंट में रिस्पेक्टिव उस प्रोडक्ट के या सर्विस रेंडर करने के रिसर्च और डेवलपमेंट के खर्चे आ गए। तो ये तरीके हैं बाय फंक्शन आपकी कॉस्ट इतने तरीके की हो सकती है। बाय नेचर ऑफ बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के बिहेवियर के हिसाब से कॉस्ट कैसी होती है, कॉस्ट भी बिहेव करती है, कॉस्ट का क्या अपना बिहेवियर है उस हिसाब से भी कॉस्ट जो है वो डिफरेंट होती है। जैसे फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट जो एक सर्टेन लेवल तक फिक्स रहती है, जो कि डिपेंडेंट नहीं होती है लेवल ऑफ आउटपुट पे। आप एक यूनिट बनाओ या फिर आप लेट्स से एक बैंड है फॉर 50,000 यूनिट्स, तो आप अगर एक यूनिट बनाओ या 50,000 यूनिट बनाओ, वो एक पर्टिकुलर रेंज में हमेशा फिक्स रहती है, कभी भी बढ़ती नहीं है। एंड जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है वो पर यूनिट की कॉस्ट होती है, तो वो हमेशा पर यूनिट डिफरेंट, पर यूनिट सेम रहती है बट नंबर ऑफ यूनिट आपकी चेंज होती है, तो टोटालिटी में कॉस्ट जो है वो चेंज होती है। 2 रुपीज पर यूनिट, अब आप जितनी यूनिट बनाओगे वो उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लेना 2 से, वेरिएबल कॉस्ट आपकी आ जाएगी, तो पर यूनिट सेम रही बट टोटालिटी में जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू एक्चुअली प्रोड्यूस पे। सेमी वेरिएबल कॉस्ट जिसके अंदर की दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, एक सर्टेन लेवल तक एक सर्टेन पार्ट उसका फिक्स होता है एंड उसके अंदर थोड़ा सा वेरिएबल कंपोनेंट जो कि डिपेंड करता है प्रोडक्शन पे, उस पे भी डिपेंड करता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये वेरी नहीं करता लेवल ऑफ आउटपुट के साथ, ये फिक्स रहता है एक पर्टिकुलर रेंज के लिए और एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ये इंकर करता है। ये यहाँ पे इसका ग्राफ भी दिया हुआ है, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए ये फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ भी दिया हुआ है यहाँ पे कि टोटल में ये स्ट्रेट लाइन है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर, ये यूनिट पे डिपेंडेंट नहीं है, एक पर्टिकुलर रेंज तक हमेशा फिक्स ही रहेगी। सिमिलरली ये यहाँ पे पर यूनिट जो है, लेकिन ये एक ये ऐसा कर्वी शेप देखेंगे मूविंग डाउनवर्ड्स कि आपको ये एक नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर फिक्स्ड कॉस्ट जैसे कि 1 लाख है, आप उसको 1 से डिवाइड करें और फिर बाद में जब आप 1 यूनिट बना रहे हैं तो बहुत ही सबसे मैक्सिमम है, और जब आप यूनिट्स बढ़ाते रहते हैं तो पर यूनिट इवेंचुअली वो कम हो जाता है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट इसका उल्टा है, वेरिएबल कॉस्ट अगर आप देखें तो पर यूनिट जो है वो हमेशा सेम रहती है और टोटल में हमेशा वो इंक्रीज करती है, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स आप इंक्रीज करेंगे तो वो कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट लास्ट बेसिस हमारे पास होता है ऑन बाय बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्रोडक्शन, कि उस प्रोडक्शन का क्या नेचर है, कि जॉब कॉस्टिंग है, बैचेस में बन रहा है तो बैच कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट मिला है, देन प्रोसेस कॉस्ट है, जॉइंट कॉस्ट है, जॉइंट कॉस्ट में फिर वो बाय प्रोडक्ट वगैरह निकलता है, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट वगैरह निकलता है। तो नेचर ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे भी आप कॉस्ट को जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। ये कुछ डिफरेंट तरीके हैं, सम 4-5 मेथड्स बेसिस जिनके ऊपर आप कॉस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं। कॉस्ट वही है, बस जिस बेसिस पे आप कर रहे हैं उसके हिसाब से उसकी नेमिंग, उसकी ग्रुपिंग जो है वो बदल जाती है। देन हमारे पास आता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट की। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जिसके अंदर फिक्स्ड का
पार्ट एंड वेरिएबल का पोर्शन जो है वो दोनों ही मिक्स रहता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप होता है कि किस तरीके से आप जो है वो सेग्रीगेट करेंगे एंड किस तरीके से आप निकालेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड के अंदर फिक्स्ड का पार्ट एंड सेमी वेरिएबल का पार्ट। तो ये मैंने कुछ स्टेप्स यहाँ पे आपके लिए लिखे हैं जिससे कि आपको इजी हो जाएगा। 3 स्टेप्स है जिससे कि आपको इजी हो जाएगा कि किस तरीके से अगर क्वेश्चन में आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट निकालनी हो, उसमें से वेरिएबल पार्ट कितना है एंड फिक्स पार्ट कितना है वो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपने कैलकुलेट करना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जिसका फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। आपको हमेशा एक इलस्ट्रेशन मैंने दिया है, अभी आगे हम देखेंगे उसको भी। इन्हीं स्टेप से हम सॉल्व करेंगे जिसके अंदर यू बेसिकली नीड टू फर्स्ट कैलकुलेट द चेंज इन कॉस्ट कि 2 लेवल्स पे कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है, उसको आपको डिवाइड करना है चेंज इन आउटपुट से, विच बेसिकली मीन्स डिफरेंशियल आप निकाल रहे हो कि इतने रुपीज इतने एडिशनल यूनिट्स पे लग रहे हैं तो पर यूनिट कितना होगा, तो वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। हमें पता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है, नंबर ऑफ यूनिट्स तो हमें पहले से ही पता है, तो किसी भी एक सिचुएशन में हम नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे वही वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से जो हमने स्टेप 1 में निकाली, जिससे हमारे पास उस पर्टिकुलर लेवल पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद टोटल कॉस्ट तो हमें पहले से ही दी होगी, उसमें से वेरिएबल पार्ट माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारा फिक्स्ड पार्ट। देखिए यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, एक बार मैं आपको यहाँ से वेरीफाई भी करा देती हूँ। सबसे पहला हमारे पास है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, जो कि कैसे निकलेगी, जो भी 2 लेवल्स हमें दिए गए हैं उनमें चेंज जो भी आएगा कॉस्ट को उसको डिवाइड करना है हमें चेंज इन आउटपुट से। वेरिएबल कॉस्ट जो भी है हमारे पास पर यूनिट की, उसको किसी भी एक सिचुएशन में पुट करके हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे, जो कि होगी नंबर ऑफ यूनिट से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करके, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट गिवन, ये टोटल कॉस्ट हमें पहले से दी होगी, उसमें से टोटल कॉस्ट क्या होती है हमारी फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, वेरिएबल हमने कैलकुलेट कर ही ली ऊपर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड हमें निकालनी है, टोटल कॉस्ट हमें दी गई है। चलिए एक इलस्ट्रेशन करते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो ये चीज। ये देखिए जैन 22 में 60 टेबल्स प्रोड्यूस करी हैं, 60 हो गई हमारी यूनिट्स, हमारी क्वांटिटी है 60, जबकि हमने टोटल कॉस्ट है 1700 की। फेब 22 में नेक्स्ट मंथ प्रोड्यूस किया 70 टेबल्स, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे कंपैरेटिव डेटा मिलेगा, 2 यूनिट्स दे दी, 60 यूनिट्स पे इतनी कॉस्ट है टोटल, 70 यूनिट्स पे इतनी कॉस्ट है टोटल। आपने कैलकुलेट करना है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहला स्टेप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। पर यूनिट कैसे निकालेंगे, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। कॉस्ट में कितना चेंज है हमारी, 1900 रुपीज लग रहे हैं और 1700 रुपीज लग रहे हैं, तो 1900 माइनस 1700 200 रुपीज, चेंज इन कॉस्ट हमारा है 200 रुपीज जो है वो हमारे एडिशनल है, जिसको हम डिवाइड करेंगे चेंज इन आउटपुट से। आउटपुट कितना है, आउटपुट में चेंज कितना आया है, 60 टेबल्स बना रहे हैं अब 70 बना रहे हैं, 10 का डिफरेंस आया है हमारे पास, 10 टेबल्स जो है वो हमारी डिफरेंशियल अमाउंट है, तो चेंज इन आउटपुट, आउटपुट में चेंज कितना है हमारा 10 का, कॉस्ट में चेंज है 200 का, आउटपुट में चेंज है 10 का, ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई है 20 रुपीज। 20 रुपीज हमारे पास आ गई है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की। नेक्स्ट स्टेप कहता है कि हमें किसी भी एक लेवल पे इस टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। हमारे पास 2 लेवल गिवन है, 2 आउटपुट है हमारे पास 60 और 70। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं 60 पे निकाल देती हूँ, 60 लेवल्स पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, एक यूनिट की कॉस्ट है 20 रुपए, अभी अभी निकालिए, तो 60 यूनिट की कॉस्ट 60 टेबल की कॉस्ट कितनी होगी, 20 इंटू 6 कितना हो गया 1200, ये हमारे पास आ गई है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या निकालना है, अब हमें फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट अब मैं कैसे निकालू, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है 1200 रुपए, 1200 रुपए में 1700 रुपए मेरी टोटल कॉस्ट है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं टोटल कॉस्ट मुझे 60 टेबल्स की कितनी दी हुई है 1700 रुपए, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दी है नहीं पता, अभी कुछ दी ही नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कितनी की है मैंने 1200, प्लस यहाँ पे अमाउंट अभी फिक्स्ड का मुझे पता नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा है,
प्लस यहाँ पे हमारी आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 1200 रुपये। अब क्या मैं एक सिंपल मैथ्स लगा के ये मिसिंग फिगर निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ, आप सब भी निकाल चुके हैं। फिक्स कॉस्ट हमारी आ गई है 500 रुपीज की। अब ये 500 रुपीज जो फिक्स कॉस्ट आई है, क्या ये सही है या नहीं, ये आप वेरीफाई भी कर सकते हो, क्योंकि एक सर्टेन लेवल तक फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहती है। अगर मैं वर्बली आपको इसको वो भी करवाना चाहूँ वेरीफाई, तो आप ये देखो 70 टेबल्स पे अब हम ये सेम काम दोबारा करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि क्या दूसरे लेवल ऑफ आउटपुट पे भी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट 500 ही आ रही है या नहीं। तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 20 रुपीज की। 20 इंटू 70 कम्स आउट टू बी 1400। 1400 है हमारी वेरिएबल कॉस्ट एट 70 यूनिट्स। टोटल कॉस्ट है 1900। 1900 माइनस 1400 इज 500। तो यहाँ से भी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट 500 ही आया। इस तरीके से हम सेग्रीगेट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट जब भी हमें एक ऐसी सिचुएशन दी होती है जहाँ पे कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। ये देखिए, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट 20 रुपीज पर। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने 60 से ही किया है। 60 से करके वेरिएबल कॉस्ट 1200 आ गई। ये देखिए, ये आ गया 500 रुपीज फिक्स्ड कॉस्ट। ये अच्छा वेरिफिकेशन है 70 टेबल्स के हिसाब से, दैट इज 1400। और यहाँ से भी फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 500 ही आई है, बिकॉज एक सर्टेन लेवल तक फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये प्राइम कॉस्ट वगैरह। प्राइम कॉस्ट अभी बताया था, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये वही चीज दी है। मटेरियल में ओपनिंग स्टॉक प्लस उसमें परचेजेस हमने ऐड कर दिए, क्लोजिंग स्टॉक जो चला गया उसको हटा दिया और डायरेक्ट चार्जेस ले लिए। ये हो गया मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर डायरेक्ट लेबर, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये हो गया हमारा प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट हमारी होती है प्राइम कॉस्ट, जो अभी निकाली ऊपर, ये कॉस्ट शीट है बेसिकली। उसी में आपने प्रोडक्शन ओवरहेड्स को ऐड कर दिया, तो ये आ गई आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, वर्क इन प्रोग्रेस में से माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आपकी आ गई एडजस्टेड कॉस्ट, वर्क इन प्रोग्रेस की एडजस्टमेंट करने के बाद। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो जो फैक्ट्री कॉस्ट थी उसी के नीचे एडमिन। सबसे पहले तो आपने डायरेक्ट खर्चे लिए, फिर फैक्ट्री के खर्चे लिए, फिर एडमिन के खर्चे लिए। एडमिन के खर्चे ऐड करने के बाद ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके अंदर आपने एडजस्टमेंट की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, ओपनिंग स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स का माइनस किया, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक तो आपका आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके अंदर आपने लास्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन ऊपर ऐड कर दिए थे, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड किए, तो आपकी आ गई कॉस्ट ऑफ सेल। और सेल में आप फिर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऐड करके आपके पास आ गया आपका टोटल सेल्स वैल्यू। उसी के बेसिस पे देखिए, ये इलस्ट्रेशन मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे डाली है, जिसके अंदर की आपने ये सारी की सारी कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ये निकालना है। एंड बहुत ही इजी है, इसके अंदर आप आराम से इसमें से निकाल लेंगे क्वेश्चंस। And yes, with this, finally the chapter 1 comes to an end. I did not expect कि इतना लंबा लेक्चर जो है वो चला जाएगा। But yes, I hope that you found the video helpful. आपको समझ में आया है। Being intermediate students, आप जस्ट फाउंडेशन से आए हैं। कॉस्टिंग की आपको बेसिक क्लैरिटी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए इस चैप्टर में ज़्यादा टाइम भी लगा, क्योंकि एक एक टर्म को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, प्लीज़ फील फ्री टू राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड सून वी आर स्टार्टिंग विद फॉर द इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। हमने फाइनलिस्ट के साथ तो पहले भी किया हुआ है, बट फॉर द इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स एज वेल वी आर very soon starting the test series and compact series, MCQ series। ये सारी बहुत सारी सीरीज हैं जो कि हम फाइनल के स्टूडेंट्स के साथ करते आ रहे हैं, बट अब इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के साथ भी करने का स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आपको टेस्ट वगैरह देना, आपने कैसे टेस्ट में लिखना है, कॉम्पैक्ट सीरीज, MCQ सीरीज, बहुत सारी चीजें हैं जो आती रहती हैं, जो कि सबसे पहले हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो भी हमारे साथ all the people who are connected with us, we share it with them, and then of course it gets uploaded on YouTube as well. But yes, they do get prior information and a personal touch, so please make sure that you are there in the WhatsApp group। आप WhatsApp group में ऐड होइए। नीचे मैं हमेशा अपना WhatsApp नंबर छोड़ती हूँ, प्लीज पिंग on that number so that you can get added in the intermediate group for the CMAs। And it would be very beneficial for you, because all the notifications, each and everything that comes from the institute sites, which you should be aware of, each and everything is there already, and you have that in a way a one-stop destination for all your searches and everything।
And like I always say in all my videos, I am just a message away. I hope that you all found the video really very helpful and थोड़ी सी आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो एटलीस्ट हुई. देयर विल बी सम टर्म्स जो आपको ज्यादा समझ में शायद हो सकता है अभी नहीं आ रही हो, बट सूनर और लेटर, ट्रस्ट मी, दिस इज जस्ट द फर्स्ट चैप्टर. आपको धीरे धीरे पूरी कॉस्टिंग करते करते सब कुछ बहुत ही इजीली समझ में आने लगेगा. इसमें से क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी वो भी मैंने आपको बताई, किस तरीके से आपने पढ़ना है वो मैंने आपको बताया. एबीसी एनालिसिस भी एक तरीके से इस चैप्टर की मैंने साथ में ही आपको बता दी, ताकि आप आराम से जब भी इस चैप्टर को प्रिपेयर करें तो आपको पता हो कि किस तरीके से आपने करना है. एंड यस, आई होप यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो. स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल. बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी चीजें आपके लिए आने वाली हैं. एंड मेक श्योर दैट यू आर देयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल. थैंक यू सो मच.